हेलो नमस्कार वन्नकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम आ गए हैं अपने फ्रिक्शन के चैप्टर। फ्रिक्शन के चैप्टर तो नहीं बोलूंगा, चैप्टर हमारा तो चल रहा है लॉज ऑफ मोशन। उसमें हमने फ्रिक्शन का पार्ट 1 पढ़ लिया था। हाँ, तो आज हमें देखना है फ्रिक्शन का पार्ट 2, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, एंगल ऑफ रिपोज को, कुछ केसेस को और कुछ क्वेश्चन के द्वारा हम इस कंसेप्ट को एप्लीकेशन के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है ना? ओके सर, चलो भाई। तो हमेशा की तरह जो मैं आपको बताते हुआ आया हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। ये मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं कि आप हमारे कंटेंट को किसी भी प्लेटफॉर्म के कंटेंट से कंपेयर करके देख सकते हो। हम आपको 20 ही मिलेंगे, 19 बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था और बोला था कि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको बन जाता है तो कमेंट में मुझे आंसर बताइए, नहीं बनता है तो हम अगले लेक्चर की स्टार्टिंग उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर को उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? हमेशा की तरह वही बात फिर से बोलूंगा मैं आपको कि मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, पर बजलू भाई के लिए एक बार मेरे मुंह से कुछ गलती से निकल, है ना, वो नहीं। तो हमने एक कोर्स मॉड्यूल आपके लिए बनाकर रखा है जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं। डीपीपी आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। कहां होती है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होता है जहां से आपको डीपीपी डाउनलोड करनी होती है। डीपीपी डाउनलोड करने के बाद आप क्या करते हो? डीपीपी को सॉल्व करते हो। बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन आपके सामने आता है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हम आपको देते हैं, पीवाईक्यूज हम आपको सॉल्व कराते हैं, वीकली टेस्ट पेपर होता है। अब तो डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपके लिए होने लग गए हैं। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी आपके लिए तैयार किया जा रहा है। और हम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं जहां पर आप ये चेक कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मतलब एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लेकर आएंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था कि यार इसको सॉल्व करके देखो आपको बनता है या नहीं। हमें क्या निकालना है? हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक का। अब है कि नहीं वो हमें नहीं पता, है ना। किसी भी ब्लॉक में फ्रिक्शन है या नहीं, फ्रिक्शन नहीं सॉरी एक्सेलरेशन है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि अप्लाइड फोर्स जो है, क्या अप्लाइड फोर्स जो है अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है तो पक्की बात है कि ब्लॉक क्या करेगा? मूव करेगा। ब्लॉक विल मूव, है ना। और अगर ब्लॉक मूव करेगा तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ, समझ में आ गई है। चलिए, तो हमें यही कोशिश करनी है कि अगर उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो आपको क्या करना है? फिर आपको निकालना है एफ नेट। आपको क्या निकालना है? एफ नेट। ठीक है ना? अगर आपको एफ नेट निकालना है तो आप क्या करोगे? अप्लाइड फोर्स जो आपने निकाला है उससे माइनस कर दोगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को, है ना। आपको मिल जाएगा एफ नेट। आप उसको डिवाइड कर दोगे किससे? मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या ये बात एकदम सही है? हाँ सर, ये बात एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है, कोई दिक्कत हमको नहीं। इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से क्योंकि भाई हमको ना क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चलिए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, यहां पर देखिए, आप इस मास को देखिए, इसका वजन नीचे की तरफ कितना एक्ट करेगा? 5G यानी कि 50 न्यूटन। ओके, इस वॉल से इसको मिलने वाली है एक नॉर्मल रिएक्शन और यहां पर लगने वाला है एक फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम एफ लिमिटिंग बोलेंगे। हम चेक कर लेते हैं भाई कि इस पर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कितनी ताकत लगाकर इस ब्लॉक को रोक सकता है। आइए देखते हैं। तो मैंने पहले निकाला लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। वो कैसे आप निकाल सकते हो? वो आप निकाल सकते हो म्यू एस इंटू एन से। अब आपको यहाँ पर म्यू एस और म्यू के दोनों दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं आप समझ गए होंगे। पहले हम यहां पर निकाल रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू एस इंटू एन। अब आप देखिए म्यू एस की वैल्यू कितनी है? म्यू एस की वैल्यू है 0.4। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है 100 न्यूटन के बराबर। अगर आपने पॉइंट हटाया, जीरो काट दिया, कितना आ गया? 40 न्यूटन आ गया। मतलब आप ये समझिए कि इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अपनी कितनी वैल्यू लगा सकता है? 40 न्यूटन की। 40 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स आ सकता है फ्रिक्शन का। अच्छा, लेकिन भाई इस पर लग कितना रहा है नीचे की तरफ? एफ अप्लाइड कितना है? 50 न्यूटन। मतलब ये बात पक्की है कि ये ब्लॉक क्या करेगा? मूव करेगा। ये बात पक्की है कि ब्लॉक क्या करेगा? मूव करेगा, क्योंकि यहां पर क्या बात सच हो गई है? एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा अप्लाइड फोर्स है, तो पक्की बात है कि ये ब्लॉक क्या करने वाला है? मूव करने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, अगर ब्लॉक मूव कर गया, यहां पर लिखिए ब्लॉक विल मूव, इफ ब्लॉक मूव्स, अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स
विल एक्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। चलिए, तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की आप फॉर्मूला वैल्यू निकाल लीजिए। वो आप कैसे निकालोगे? तो एफ के इज नथिंग बट म्यू के इंटू एन। ठीक है ना, म्यू के की वैल्यू कितनी है? म्यू के की वैल्यू है 0.3 और एन की वैल्यू कितनी है भैया बताओ मुझे? एन की वैल्यू 100 न्यूटन के बराबर है। तो 100 न्यूटन लिखा, पॉइंट हटाया, जीरो काटा, कितना हो गया? 30 न्यूटन। तो आप ये मान लीजिए कि जब ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा तो इस पर लगातार कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो अब आप यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? एफ नेट अपॉन मास से। ठीक है ना, एफ नेट आप कैसे निकालोगे? अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय मास। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स है 50 न्यूटन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 30 डिवाइड बाय मास कितना है? 5 kg, 50 में से 30 गए, बचा 20 अपॉन 5 कितना बचा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई इस ब्लॉक का? इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का आंसर आपने निकाल कर दे दिया है। अब दूसरा वाला पार्ट आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं क्या? दूसरा आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं करने दूंगा, लेकिन मैं आपको भाई करके बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आइए, सेम वही चीज यहां पर नीचे की तरफ लगेगा, इसका वेट 50 न्यूटन लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और ऊपर की तरफ क्या लगने वाला है? हम चेक कर लेते हैं कि भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तो उतना ही रहने वाला है, म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, तो एफ लिमिटिंग उतना ही रहने वाला है 40 न्यूटन ऊपर की तरफ। कितना रहने वाला है? 40 न्यूटन ऊपर की तरफ। ठीक है ना, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 40 न्यूटन। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा बताओ मुझे? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 500 न्यूटन के बराबर हो गई है। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया है? 500 न्यूटन के बराबर हो गया है। अब आप खुद सोचिए, नीचे की तरफ 50 न्यूटन है एफ अप्लाइड और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? एफ लिमिटिंग। अरे म्यू एन, सॉरी यहाँ पे 40 थोड़ी ना रहेगा, 40 थोड़ी ना रहेगा भैया, 40 थोड़ी ना रहेगा, एन की वैल्यू बदल गई है। तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे? ये हो जाएगा 0.4 इंटू एन की वैल्यू है कितनी? 500। ये पॉइंट हटाया, काटा, कितना हो गया? बाप रे, 200 न्यूटन आ गई। सॉरी, एफ लिमिटिंग की वैल्यू 200 न्यूटन है अब भाई। ओहो हो, और अप्लाइड फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। बाप रे, मतलब जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो तो बहुत ज्यादा कम हो गया। किससे? फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से। इसका क्या मतलब है? ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। ब्लॉक किस पे रहेगा भाई? रेस्ट पर रहेगा। और अगर फोर्स लगने के बाद भी ब्लॉक रेस्ट पर है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या एक्ट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ओके, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ब्लॉक मूव करने वाला नहीं है, ब्लॉक मूव करने वाला नहीं है। ब्लॉक इस पर रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर? अप्लाइड फोर्स के बराबर, जो कि कितना है? 50 न्यूटन। क्लियर? बात समझ में आई? जी सर समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन था। इस एक क्वेश्चन में हमने बहुत सारे कंसेप्ट क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए। जब भी आपको म्यू की 2 वैल्यू दी जाएगी, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किसी ब्लॉक पर अगर कोई अप्लाइड किया है हमने फोर्स, तो क्या वो फोर्स उस ब्लॉक को मूव करा सकता है? ये आप कैसे चेक करते हो कि अगर वो ब्लॉक किसी पर्टिकुलर सरफेस पे रखा हुआ है तो उस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, हम उसकी मदद से ये चेक करते हैं कि उस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है। फ्रिक्शन अपनी पूरी दम लगाकर कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, आपने वो निकाल लिया। अगर आपका अप्लाई किया गया फोर्स उस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होता है तो आपका ब्लॉक मूव करने लगता है, और अगर आपका ब्लॉक मूव करता है तो फिर उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगता, उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो आप म्यू के इंटू एन की मदद से वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हो। क्या ये बात आपको समझ में आई? जी सर। और अगर अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद भी आपका ब्लॉक अगर रेस्ट पर है तो इसका मतलब यह है कि उस ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर है। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की हमें बात करनी है, बहुत बेसिक सी चीज है ना, ज्यादा देर हमें इस बात में नहीं लगेगी, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, कच्ची लोई वाला टॉपिक है। क्या है ये? क्या होता है सर? अरे कच्ची लोई होता था ना, खेलते थे हम घर में, तो बोलते थे इसको भी खिला लो, इसकी कच्ची लोई है, इसको भी खिला लो, इसकी कच्ची लोई है ना। अच्छा, मैं अगर इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक पे एक तो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। क्या लग रहा है इस ब्लॉक पे? एक तो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा क्या लग रहा है इस ब्लॉक पे? दूसरा क्या लग रहा है इस ब्लॉक पे? दूसरा इस ब्लॉक पे लग रहा है पीछे की तरफ
फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये ब्लॉक को आगे की तरफ खींचा जा रहा होगा तो, अगर रखा होगा तो फिर क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। चलिए, तो अगर यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अगर यहां फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन, कितनी लगेगी, कितनी होगी, म्यू इंटू एन, कितनी होगी, म्यू इंटू एन, ठीक, ओके। अगर इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन है, और आपको क्या लगता है कि इनके बीच का एक रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, इनके बीच का रिजल्टेंट होगा या नहीं होगा, ओके, चलिए, वेरी गुड। हा, इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको मैं मान लेता हूं FR। आई मेरी बात समझ में, चलिए, तो मैंने बोला कि रिजल्टेंट फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है थीटा, क्या एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, ओके, क्या एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, ठीक है ना। क्या हम इस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी थीटा को आप बोलते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसी थीटा को आप बोलते हो क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ओके। चलिए, तो tan थीटा जो होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, म्यू इंटू एन, इसको यहाँ पर शिफ्ट करके ले जाओ पैरेलली, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन डिवाइडेड बाय एन, एन से मैंने एन काट दिया, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, tan इनवर्स म्यू के बराबर आ गई, tan इनवर्स म्यू के बराबर आ गई, ठीक है ना, ओके। तो अगर आपको कभी कोई पूछ ले कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल कर बताओ, तो यार उस सरफेस के पास जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही है, ये क्या है, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही है। तो अगर आप उसका tan इनवर्स लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको क्या दिया होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया होता है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया होता, तो आप उसकी मदद से क्या निकाल लेते हो, tan थीटा लगाकर म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो और पुट कर देते हो अपने क्वेश्चन में जहां जिसकी जरूरत होती है, ठीक है ना, ओके सर। सो दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं अब, नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। चलिए, यहां पर मैं एक डायग्राम बना दूं पहले आपकी सहूलियत के लिए, और वो डायग्राम कैसा होगा, वो डायग्राम ऐसा होगा, वो डायग्राम कैसा होगा, वो डायग्राम ऐसा होगा, वो डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम ऐसा होने वाला है, और उस पर क्या रखेंगे हम, एक मास रख देंगे, एक मास रख देंगे। एक चीज समझने की आप कोशिश करिएगा, मैं आपको बहुत बेसिक तरीके समझाता हूं। मेरे पास एक बुक होगी तो बहुत अच्छा होगा, क्या कोई बुक रखी हुई है यहाँ पर, कोई बुक रखी हुई है क्या, चेक कर लेता हूं मैं, हाँ ये रखी हुई है बुक। देखिए, हमारे पास ये एक बुक है, समझने की कोशिश करिएगा। इस पर मैंने ये रिमोट रखा, ठीक है ना, ये रिमोट मैंने इस पर रख दिया, ठीक। अंग्रेजी पढ़ के बता दूंगा। देखिए, मैं धीरे धीरे क्या करूंगा ना, इस प्लेन का एंगल बढ़ाऊंगा, देखिएगा, ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, 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 क्या हो रहा है, रिमोट खिसक रहा है, नहीं, अब बढ़ाया, रिमोट खिसका, ये देखो खिसकने लगा, ये देखो ये खिसकने लगा, ये देखो ये देखो खिसकने लगा, हाँ सर खिसकने लगा। मेरी बात समझना कि मैं पहले इसको हॉरिजॉन्टल पकड़ के रखा हुआ हूँ, जी सर, इसको मैं धीरे 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 एंगल बढ़ा रहा हूँ, धीरे 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 इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ। आप देखिए, एक पर्टिकुलर एंगल पर ये रिमोट फिसलना चालू कर देता है। अच्छा, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि ये थीटा, जब हम धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं तो थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर यह मास खिसक कर नीचे आने लग जाता है। तो थीटा की वो वैल्यू जिस पर यह मास जस्ट फिसलना चालू करे, उसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। अंग्रेजी में यही लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। अच्छा, होता क्या है, आओ इसको समझते हैं। देखिए, आपको पता है यार, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, इसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर की तरफ mg साइन थीटा, एक कंपोनेंट जाएगा इधर mg साइन थीटा, एक कंपोनेंट आएगा इधर mg कॉस थीटा। ये तो हम बहुत कर चुके हैं, ठीक है ना। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और यहां पर सरफेस का मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दे रहा हूं म्यू। एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन है ये, ठीक है ना। और क्या होगा, और आप ये मान लीजिए कि इस पर सरफेस लगाएगा पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। अभी तो फिसलने नहीं दे रहा, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा, है ना। होगा क्या, ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू इंटू एन की, और एन किसके बराबर है, एन है mg कॉस थीटा के बराबर। तो म्यू इंटू mg कॉस थीटा, म्यू इंटू mg कॉस थीटा, म्यू इंटू mg कॉस थीटा, म्यू इंटू mg कॉस थीटा। बात समझ में आई, जी सर समझ में आ गई। देखिए, कुछ बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए।
यानी कि मैं बोलूंगा कुछ कॉमन सेंस है जो आपको होना चाहिए, अगर आपको वो है नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है। कुछ कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। अब वो कॉमन सेंस क्या है समझिएगा। हमको ये बात पता है कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाई जाए तो क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, बट कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अरे देखो ना भाई, अगर हम बात करें कॉस 0 की, एंगल थीटा हमारा क्या है 0 डिग्री है, तो आप देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब कॉस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया है ना। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो मैंने क्या किया है, थीटा की वैल्यू बढ़ाई है। आप जैसे ही cos 90 निकालोगे, cos 90 की वैल्यू आ जाती है कितनी, 0, मतलब cos थीटा अपनी किस पर आ गया है, मिनिमम वैल्यू पर आ गया है। बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे। ऐसा ही साइन थीटा के साथ भी होता है। अगर आप साइन 0 निकालोगे तो वो 0 आएगा, अगर आप साइन 90 निकालोगे तो वो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे। तो साइन के साथ उल्टा होता है, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते हो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, और जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते हो कॉस थीटा की वैल्यू कम होने लगती है ना। ये सारी बातें आपको पहले से क्लियर होंगी, नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर लिखे रहने देता हूँ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे जैसे आप यहाँ पर थीटा बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप यहाँ पर थीटा बढ़ा रहे हो, साइन थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा बढ़ रहा है तो mg साइन थीटा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आप थीटा बढ़ा रहे हो कॉस थीटा कम हो रहा है, mg कॉस थीटा कम हो रहा है, म्यू mg कॉस थीटा और कम हो रहा है ना। तो एक टाइम आएगा कि नीचे खींचने वाला फोर्स जस्ट बराबर हो जाएगा ऊपर लगने वाले फोर्स के, नीचे खींचने वाला फोर्स जस्ट बराबर हो जाएगा ऊपर लगने वाले फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स के। आई मेरी बात समझ में। उस मोमेंट पर जस्ट आपका ब्लॉक उससे आगे अगर आपने थीटा बढ़ाया, अगर आपने थीटा और बढ़ाया तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, ये वाला थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये ब्लॉक नीचे मूव करना चालू कर देगा। आई मेरी बात समझ में। तो इस पर्टिकुलर थीटा को ही हम क्या बोलने लग जाएंगे, एंगल ऑफ रिपोज बोलने लग जाएंगे। आई मेरी बात समझ में। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ा रहे हो म्यू, जैसे जैसे थीटा आप बढ़ा रहे हो mg साइन थीटा बढ़ेगा, mg साइन थीटा बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप थीटा बढ़ा रहे हो म्यू mg cos थीटा क्या होगा, कम हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई 100%, जी सर 100%। अब इसके कुछ केसेस बनते हैं है ना, कि अगर थीटा की वैल्यू ये हो गई तो क्या होगा, ये हो गई तो क्या होगा, क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आइए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ये समझ में आ गया, हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो देखो जब थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाएगी है ना, इस अल्फा को ही मैं क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज है ना। इस पे क्या होती है, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी इज जस्ट अबाउट to move, body is just about to move, body is just about to move, body is just about to move। कब, जब आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसके बराबर हो जाए, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाए। ठीक है चलिए आ जाइए, केसेस देखते हैं भाई, केसेस देखते हैं। मैंने सही जोड़ी है स्लाइड, हाँ सर एकदम, अरे इतनी सारी क्या जुड़ गई, आओ जरा इसको मिटा देता हूँ मैं, 1 2 को हटा दो, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज की हम केसेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे अब हम, केसेस की बात करेंगे। आइए केस, अगर आपका थीटा लेस देन अल्फा है तो मतलब आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो बताओ क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर थीटा अल्फा से कम है तो बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी किस पर होगी, रेस्ट पर होगी, कंप्लीटली रेस्ट पर होगी, हाँ सर बिल्कुल कंप्लीटली रेस्ट पर होगी। अरे भैया थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ही नहीं, एंगल ऑफ रिपोज तक ये भी नहीं पहुंचा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो mg साइन थीटा है ना, वो क्या होगा, म्यू mg कॉस थीटा से कम होगा। आई मेरी बात समझ में। तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पर, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा है ना। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, mg साइन थीटा के बराबर। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, mg साइन थीटा, अप्लाइड फोर्स के बराबर है ना। अरे भाई फोर्स लगने के बाद भी बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि उसमें फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो किसके बराबर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। उसके कोई फॉर्मूला नहीं होता निकालने का, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है। तो ये हो गया पहला केस। अब दूसरे केस की बात करते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर हो गई,
अगर थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर होगी तो क्या होगा, बॉडी विल अबाउट टू मूव, है ना, बॉडी इज अबाउट टू मूव, मतलब थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हुआ, इज अबाउट टू मूव है, ऑन दी वर्ज ऑफ मोशन है। यहां पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, यहां पर आप ये बोल सकते हो कि mg sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा म्यू mg cos थीटा के बराबर। अच्छा, sin थीटा cos थीटा, अगर sin थीटा के अपॉन में मैं cos थीटा को लेकर आऊं तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, म्यू के बराबर, है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं भैया। एंगल ऑफ रिपोज, इस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, है ना, एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। आई मेरी बात समझ में, चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार, एक नंबर। अब यहां पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, यहां पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, यहां एक्ट करेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। यहां पर क्या एक्ट कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, है ना। हम यहां बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है ना, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो सकता है ऑन दी वर्ज ऑफ सेपरेशन, है ना। दोनों फोर्सेस बराबर हो गए हैं भाई, दोनों फोर्सेस बराबर हो गए हैं, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, नेट फोर्स क्या है, जीरो है आपके मास पर। अब तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस ये बनता है कि अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा हो गई, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा हो गई तो फिर बताओ क्या होगा। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना, body will move with some acceleration, body will move with some acceleration, with some acceleration, body will move with some acceleration, body will move with some acceleration, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि mg sin थीटा की वैल्यू अब ज्यादा हो जाएगी किससे, अब ज्यादा हो जाएगी किससे, म्यू mg cos थीटा से, म्यू mg cos थीटा से। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। तो यहां पर आप बोलोगे कि यहां पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने वाला है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एफ नेट निकालना है तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट होगा दादा, एफ नेट होगा एफ अप्लाइड माइनस एफ काइनेटिक। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर अप्लाइड फोर्स कितना है, mg sin थीटा, अच्छा, और f के क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू mg cos थीटा, यही होगा क्या, म्यू के इंटू mg cos थीटा, यही होगा। हाँ सर, तो यहां पर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, आप mg कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, यही बचेगा क्या, बताओ मुझे। मैंने mg कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, पक्का, हाँ जी सर पक्का। अच्छा, अगर मुझसे कोई बोले कि कितने एक्सेलरेशन से जाएगा ये नीचे, तो आप निकाल सकते हो, उसको मास से डिवाइड कर दोगे तो g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, दैट विल बी दी एक्सेलरेशन। अगर कोई पूछे कि कितने एक्सेलरेशन से ही नीचे की तरफ जाएगा तो आप आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो एफ नेट अपॉन एम करके, और वो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं उधर से उठाकर, m से m कट जाएगा, क्या बचेगा, g ब्रैकेट के अंदर sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, माइनस म्यू के cos थीटा। चलिए वेरी गुड, तो ये आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। तीन केसेस बने, हमने पहले पढ़ा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, उसके बाद हमने ये तीन केसेस पढ़े। अब ये देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए कि एंगल थीटा आपको दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, मास यहाँ लटका हुआ है, अल्फा आपको 45 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज आपको 45 डिग्री दे दिया है। फाइंड बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ए। पहले बताओ कि ये बॉडी मोशन में आएगी कि रेस्ट पे आएगी, बताओ, ये बॉडी रेस्ट पे होगी कि मोशन में होगी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ। यार आप देख सकते हो कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा से कम है। अगर थीटा की वैल्यू अल्फा से कम है तो क्या होता है, बताओ बताओ। अगर थीटा की वैल्यू अल्फा से कम होती है तो बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी किस पर होगी, रेस्ट पर होगी। तो इसका मतलब यह है द बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी विल बी एट रेस्ट। और इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा,
बताओ मुझे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है उस पे फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? अप्लाइड फोर्स के बराबर। किसके बराबर? अप्लाइड फोर्स के बराबर। अप्लाइड फोर्स कितना है? mg sin थीटा, mg sin 30। खत्म। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा और कुछ भी एक्ट करने वाला नहीं है। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका अल्फा होता 30 डिग्री और ये हो जाता 45 डिग्री, फिर क्या होता? बताओ। ऐसा केस हो जाता, समझो, ऐसा केस हो जाता, वो बोलता कि जो एंगल ऑफ रिपोज है वो 30 डिग्री है और जो आपका एंगल थीटा दिया हुआ है वो 45 डिग्री है। अब बताओ क्या होता? फिर वही केस, यहाँ पर आपने m मास रखा, क्या रखा? m मास रखा, ठीक। और ये बताओ इस पे क्या एक्ट करेगा? नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा। हाँ सर, mg एक्ट करेगा। इधर क्या एक्ट करने वाला है? mg sin थीटा, mg sin थीटा। कौन सा थीटा? ये वाला थीटा ना, sin 45, ठीक है। एक एक्ट करेगा नीचे की तरफ mg cos 45 और ऊपर की तरफ एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन। और अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है सरफेस के पास तो पीछे की तरफ क्या लगने वाला है? यहाँ पर मान लीजिए हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया और वो कितना है? μs × n, ठीक है ना। चलो, म्यू की वैल्यू भी मैं आपको दे देता हूं। यहां पर म्यू की वैल्यू मान लीजिए 0.2 है। कितनी है? 0.2 है। ओके, अब आप मुझे बताइए कि यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा? अच्छा, पहले तो ये बताओ कि यहां पर जो थीटा है 45 डिग्री वो अल्फा से क्या है? ज्यादा है। आप ये देखो कि आपका जो थीटा है वो अल्फा से ज्यादा है। थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। एंगल ऑफ रिपोज से थीटा की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मास नीचे की तरफ खिसकने वाला है, ये मुझे पता है, ठीक है ना। ओके, अगर यहां पर ब्लॉक विल हैव मोशन, ब्लॉक विल बी इन मोशन, विल बी इन मोशन, ब्लॉक किस पर होगा भाई? मोशन पर होने वाला है। ब्लॉक किस पर होगा? मोशन पर आने वाला है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन अल्फा है। मतलब यहां पर क्या एक्ट करेगा? एफ के एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, बट वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? म्यू के इंटू एन से। अच्छा, एक बात सुनिए कि जब आपको म्यू एस और म्यू के अलग अलग ना दिया हो, जब आपको म्यू एस और म्यू के अलग अलग ना दिया होगा तो जो म्यू दिया होगा आप उसी को म्यू के मान लोगे। तो चलो हम इसी को म्यू के मान लेते हैं। इसकी वैल्यू है 0.2, एन की वैल्यू है mg cos थीटा, mg cos थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos 45, ठीक है ना। अच्छा, तो ये 0.2 इंटू mg cos 45 इज 1/√2, यानी कि कितनी आ गई वैल्यू? 0.2 mg अपॉन √2। ये वैल्यू किसकी आ गई? एफ के की वैल्यू आ गई। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। हमको निकालना है एक्सेलरेशन। अगर मान लीजिए तो हम निकालेंगे नेट फोर्स अपॉन मास। अच्छा, नेट फोर्स आप कैसे निकालोगे? अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय मास। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अप्लाइड, एफ अप्लाइड कितना है? mg sin 45 यानी mg/√2, mg/√2 माइनस 0.2 टाइम्स ऑफ mg/√2 डिवाइड बाय m। m से ये m गया, ये m गया, तो कितना बचा? बताओ। g आप कॉमन ले लोगे, √2 आप कॉमन ले लोगे, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट g/√2 आपने कॉमन लिया, g/√2 आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 माइनस 0.2। सही बोला कि नहीं बोला? है ना। 1 माइनस 0.2 कितना बचेगा? 0.8। तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.8 g/√2। इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पर थीटा ग्रेटर देन अल्फा है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है इफ म्यू इज गिवन देन इफ म्यू इज गिवन नॉट द एंगल ऑफ रिपोज, फिर आप क्या करोगे? अगर आपको म्यू दे दिया है, एंगल ऑफ रिपोज नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे? अरे सिंपल सी बात है, आप tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। समझे कि नहीं समझे? तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू से आप एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हो। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अच्छा मुझे बताओ एक बात, यहाँ से आप बता दो, इधर से ही बताओ। चलो, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.75, यानी कि ये 3/4 हो गया। अब ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस। तो आप एक ऐसा ट्राइंगल बना रहे हो जिसमें परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। अब ये मत पूछना कैसे हो गया, बहुत बार बता चुका हूं कि एंगल 37 डिग्री अगर होता है तो ये 3 4 5 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहां से आप बता सकते हो भैया, क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो? एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा? 37 डिग्री। अब आप देखिए एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
हाँ सर, एंगल ऑफ रिपोज कितना है 37 डिग्री और आपको एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे भैया, यहां पर कोई भी मोशन नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, होने वाला है। अरे यार आप देखो एंगल ऑफ रिपोज, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज है ना। आप देखोगे कि थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो ब्लॉक में क्या आने वाला है, मोशन आने वाला है। कंसेप्ट ये नहीं है, कंसेप्ट ये है कि अगर आपको म्यू गिवन है और एंगल ऑफ रिपोज पूछेगा तो आपको ये कंसेप्ट लगाना है। बात समझ में आई? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं जरा। अब देखिए ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल 60 डिग्री है, मास रखा हुआ है 5 kg का, उस पर एफ फोर्स लग रहा है ना। इस पे आपसे पूछा जाएगा, सुनो, एफ की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड the value of f, find the value of f such that block remains stationary, block remains stationary, ब्लॉक क्या रहे, रेस्ट पर रुका रहे। अच्छा, ब्लॉक रेस्ट पर रुका रहे, इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है मुझे जो समझ में आता है कि ब्लॉक पहले मोशन में होगा, तभी उस पर एफ फोर्स लगा के उसे क्या किया गया है, स्टेशनरी बनाया गया है। ओके, समझना मेरी बात। इस पे पहले बताओ कौन सा फोर्स लग रहा होगा जो इसे नीचे खींच रहा होगा, तो वो होगा 5g sin 60। मानते हो या नहीं? हाँ सर, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा 5g और यहाँ एक्ट कर रहा होगा 5g cos 60, हाँ कि ना। और एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n। ये F फोर्स बोलेगा कि भाई मेरी वैल्यू तुम बाद में निकालना, पहले तुम्हारे पास कोई ऐसा फोर्स है जो इसके मोशन को इस डायरेक्शन में रोक सकता हो जाने से। तो हमने बोला हाँ है, और वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो इस फोर्स ने बोला कि भाई मेरा यूज तुम कम से कम करो, इस फ्रिक्शन फोर्स को बोलो कि ये जितनी मेहनत कर सकता हो कर ले। तो फ्रिक्शन फोर्स ने बोला कि भाई मैक्सिमम मेहनत मैं कर सकता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, जिसकी वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर होती है। कौन सा म्यू, म्यू एस। अच्छा, तो एफ लिमिटिंग आप यहां से निकाल सकते हो, कितना होगा, एफ लिमिटिंग होगा 0.2 इंटू एन, एन की वैल्यू है 5g cos थीटा के बराबर, यानी कि 50 इंटू कॉस 60 के बराबर। cos 60 कितना होता है, sin 60 √3/2, तो cos 60 इज 1/2, समझे कि नहीं। तो ये कट गया किससे, ये 25 हो गया, पॉइंट हटाया 10 हो गया, 5 दूनी 10 पचम 25, ये कट गया, कितना आ गया 5। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया भाई, 5 न्यूटन का। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। सही किया है कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 0.2 इंटू 50 इंटू 1/2 है ना, पॉइंट हटाया 10 लगाया, 10 से काटा, 10 पंचे 5, ठीक है, सही है, ओके, कुछ गलत नहीं है, बढ़िया। तो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ गया है, क्या आ गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ गया है, क्या आ गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ठीक। तो इसने बोला कि भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तो लग सकता है कितना, 5 न्यूटन का, ठीक है। इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है 5g sin 60, यानी कि 5 इंटू 10 इंटू साइन 60 इज √3/2, है ना। तो ये कट गया कितना, 2 पंचे 10, है ना, पचम 25 √3, 25 √3 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है ना, 25 √3 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। तो आप देख लो यार, 25 इंटू 1.78 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना ऑलमोस्ट, तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 की शून्य हासिल आई, 4 8 दूनी 16 और 4 20, ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 0, 5 2 2 4, 450। अच्छा, 450 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, क्या बात कर रहे हैं, हाँ यही तो बोल रहे हैं ना। क्या तुम लोग यार एक पॉइंट भी तो खिसकाओगे नहीं। 25 इंटू 1.4, ये 0 ऐड किया, एक पॉइंट आगे खिसकाया, तो कितना आ गया, 45 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है ऑलमोस्ट 45 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। इधर की तरफ लग रहा है एक फ्रिक्शन फोर्स, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू बोल चुका है कि भाई 5 ही न्यूटन हो सकती है, इधर ऑलमोस्ट 45 है, तो भाई एफ को कितना होना पड़ेगा, 45 माइनस 5 यानी कि 45 माइनस 5 यानी कि 40 न्यूटन। कितना होना पड़ेगा, 40 न्यूटन। कितना होना पड़ेगा, 40 न्यूटन, ठीक है। ओके सर, तो आपने एफ की वो वैल्यू निकाली जिस पर ये ब्लॉक किस पे रहेगा, स्टेशनरी कंडीशन पर रहेगा। अच्छा, अब ये ब्लॉक बोल दे, अब ये क्वेश्चन बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट ब्लॉक्स
block moves with constant velocity, moves with constant velocity, moves with constant velocity। अच्छा, अब यहां पर ब्लॉक को क्या कराना है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। सर तो यहां पर भी तो नेट फोर्स जीरो है, इस कंडीशन में क्या है, नेट फोर्स जीरो है। ओके, आपने सही कहा है ना, तो नेट फोर्स जीरो है तो सर इसमें भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है। अरे नहीं दादा, यहां पर आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पे कभी भी बॉडी मूव नहीं करती। इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट द ब्लॉक मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि वो खुद आपसे बोल रहा है कि यहां ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर उसने बोल दिया कि ब्लॉक मूव कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यहां पर क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू आप म्यू के इंटू एन से निकालोगे। म्यू के की वैल्यू आपको 0.1 दी गई है, एन है एम जी कॉस थीटा के बराबर, एम जी कॉस थीटा के बराबर, यानी कि एम है हमारा 5 इंटू 10 इंटू cos 60 है ना, cos 60। चलिए तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 5 इंटू 10 और cos 60 है 1/2 के बराबर। तो ये पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया ये 2.5। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, 2.5 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, 2.5 न्यूटन। हमने क्या किया, म्यू के इंटू एम किया है। एन क्या होता है, एम जी cos 60 से cos 60 इज 1/2, एम जी यानी कि 5 इंटू 10, 0.1 का पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 2.5 न्यूटन का फोर्स। वो पूछ रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। अच्छा, अब आप ये देखो कि इस पर कॉन्स्टेंटली 45 न्यूटन तो लग ही रहा है, 45 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। यहां क्या एक्ट करने लग गया, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लग गया 2.5 न्यूटन का। तो अब यहां पर कितना एक्ट करेगा, यहां पर कितना एक्ट करेगा। अरे भैया, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए अगर आपको वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है तो इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन जीरो रखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये है कि एफ नेट कितना होगा, जीरो होगा। अब ध्यान से सुनिए, आप एफ नेट अगर आपको जीरो करना है, 45 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है इधर, ठीक है, तो 45 नीचे की तरफ मूव कर रहा है 45, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, ऊपर की तरफ आपने बोला काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, वो कितना है 2.5 न्यूटन, तो -2.5 न्यूटन, ठीक है ना। इसी की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, जिसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो गया -f, ठीक है ना। तो 45 में से अगर 2.5 गया तो कितना आ जाएगा, 42.5, 42.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ सर। तो हम बोलेंगे इतना फोर्स लगने के बाद नेट फोर्स हो रहा है कितना, 0। ये देखो आप, तो यहां से आप बोल सकते हो 45 माइनस 2.5, एफ इज नथिंग बट 42.5 न्यूटन। अगर आप f की वैल्यू 42.5 न्यूटन कर दोगे, कितनी कर दोगे, 42.5 न्यूटन कर दोगे, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो पूछ सकता है उसको देखते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूं, है ना, ताकि हम यहां पर देख पाएं जो हमें देखना है। चलो, तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये बोल रहा हूं, एफ के की वैल्यू कितनी है, ये याद रखिएगा 2.5 न्यूटन। एफ के की वैल्यू 2.5 न्यूटन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अगर वो आपसे ये पूछ ले, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट the block will move, such that the block moves, such that the block moves upward, move upward with an acceleration, with an acceleration is equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये जो ब्लॉक है ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करने लग जाए, a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये मूव करने लग जाए। तो बताओ एफ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो आपको मैंने पढ़ाया था कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है कि एक्सेलरेटेड मोशन में है। एफ के की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, एफ के की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो मान लीजिए अगर ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर ये मास रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, इस पर नीचे की तरफ लग रहा है 45 न्यूटन ऑलमोस्ट, है ना, मैंने ऑलमोस्ट निकाला है, 45 न्यूटन लगातार इसमें नीचे की तरफ लग रहा है। आप एफ फोर्स लगा रहे हो इस पर और चाहते हो कि इसमें एक्सेलरेशन आ जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ऊपर की तरफ। कितना एक्सेलरेशन आ जाए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आ जाए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आ जाए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगने लगेगा। सर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ही क्यों लगेगा, क्योंकि ये बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी मोशन में है, इसलिए इस पर क्या लगने वाला है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। और उसकी वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी है,
कहाँ गई, एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू के इंटू एन, और वो कितनी आएगी 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन नीचे की तरफ। अब आपको चाहिए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ जाए, तो आपको पता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। एफ नेट क्या बनेगा बताओ मुझे, इस तरफ एक्सेलरेशन है तो एफ माइनस 2.5 माइनस 45 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू है 5 kg, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो 10 न्यूटन का फोर्स, मतलब m इंटू ए क्या है, f इंटू 2 यानी कि 10, तो ये हो जाएगा कितना, f इज इक्वल टू 5 दूनी 10 प्लस 2.5 प्लस 45, 45 प्लस 10 इज 55, 55 प्लस 2 इज 57, 57.5, f की वैल्यू कितनी आ गई है 57.5 न्यूटन, कितनी आ गई है 57.5 न्यूटन। मतलब अगर आप f की वैल्यू 57.5 न्यूटन कर दोगे तो ये ब्लॉक जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करने लग जाएगा। ओके, अब आइए जरा इस क्वेश्चन पे वापस देखिए, यहां पर आपने एक निकाला f की वैल्यू 40 न्यूटन, ये आपने कब निकाली है, जब आप इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखना चाहो, मतलब ये ब्लॉक मूव करने की कोशिश कर रहा था नीचे की तरफ, उस पे लग रहा था 45 न्यूटन का फोर्स, और आपने फ्रिक्शन को बोला कि तुम भैया अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हो कोशिश कर लो, क्योंकि इसको हिलने नहीं देना है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा हिलने नहीं देना है तो मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाऊंगा, तो ये आ गया 5 न्यूटन का फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर। तो यहां पर आपने निकाल ली एफ की वैल्यू 40 न्यूटन, अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं 40 की जगह 41 न्यूटन लगा देता हूं, 40 की जगह मैं 41 न्यूटन लगा देता हूं, तो क्या होगा, तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 न्यूटन से कम हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, समझ रहे हो कि नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लिमिटिंग नहीं रहेगी फिर। तो ये सब समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है ना, हमको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, A cubical block rests on a plane of mu is equals to 1 by root 3. Mu is equals to 1 by root 3. अच्छा, determine the angle through which the plane be inclined to the horizontal such that the block just slides down. Block just slides down. यानी कि जब ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा जब आपका ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला होगा, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा। अरे हाँ कि ना, अरे पढ़ा है, देखो चले जरा पीछे याद दिलाएं पहले तो देखो, बॉडी इज अबाउट टू मूव, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू है ना, फोर्सेस बराबर हो जाते हैं। चलिए वेरी गुड, तो यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हो, आपको दिया हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन अ प्लेन ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1 by root 3, ठीक है ना, तो आप यहाँ निकाल सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 1 by root 3, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री। तो आप ये बोलो कि एंगल ऑफ रिपोज कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। जब थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाती है तब हम बोलते हैं कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, ब्लॉक जस्ट अबाउट टू क्या होगा, स्लाइड होगा। बात समझ में आई, हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन है, बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी विल स्लाइड डाउन व्हेन द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज चेंज टू 60 डिग्री। अच्छा, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको एंगल ऑफ रिपोज दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, एंगल ऑफ रिपोज दे दिया गया है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है ना, तो आपको क्या दे दिया गया है, एंगल ऑफ रिपोज दे दिया गया है 30 डिग्री का। अब वो बोल रहा है कि एंगल बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 60 डिग्री कर दिया है, तो बताओ क्या होगा। यार थीटा की वैल्यू आपने अल्फा से ज्यादा कर दी, तो ब्लॉक मूव करने वाला है, ब्लॉक क्या करने वाला है, मूव करने वाला है ना। क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन विद द बॉडी विल स्लाइड डाउन, आपसे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है कि किस एक्सेलरेशन से वो स्लाइड करने वाला है। आइए देख लेते हैं भाई, अगर थीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है तो ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा, इसका मतलब ये है कि mg sin थीटा की जो वैल्यू होगी, mg sin थीटा की वैल्यू जो होगी वो म्यू mg cos थीटा क्या हो जाएगी, cos थीटा से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर। अगर ये ऐसा हुआ तो यहाँ पर ब्लॉक मूव करने लगेगा, ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक विल मूव, और अगर ब्लॉक मूव करने लग गया तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इस बात पे आपको कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एफ के की वैल्यू क्या होगी, एफ के की वैल्यू होगी म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा।
आई मेरी बात समझ में? यानी कि म्यू के इंटू एम जी कॉस 60। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? यहां पर आपको ब्लॉक का कुछ मास वास दिया हुआ है? नहीं, कोई मास वास नहीं दिया। चलिए हमको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन होता है एफ अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाई हुआ माइनस कितना उस पर लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, डिवाइड बाय मास। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना होगा? एम जी साइन थीटा, यानी कि एम जी साइन 60। ये हो जाएगा एम जी साइन 60 माइनस म्यू एम जी, एफ के की वैल्यू म्यू के एम जी कॉस 60 है, हाँ सर, डिवाइडेड बाय मास। ये मास से ये मास कटा, ये मास कटा। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, कॉमन निकाल लो, साइन 60 है ना। अच्छा साइन 60, जी कॉमन निकाल लो, तो जी कॉमन निकला, अंदर क्या बचा? साइन 60। अच्छा तो इसका फॉर्मूला है, आप चाहो तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। जी बाहर निकला साइन 60 माइनस म्यू के कॉस 60। आपको यहाँ म्यू के की वैल्यू नहीं दी गई है, दी गई है क्या? म्यू के की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, तो a इज इक्वल्स टू जी इंटू साइन 60 इज बताओ कितना? √3/2 माइनस म्यू के कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन इज 10 इंटू √3/2 माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी है? म्यू के की वैल्यू कितनी है? नहीं दी है, म्यू के डिवाइड बाय 2। सो दिस इज दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे जाएगा वो मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कई कई जगह ऐसा भी होता है कि अल्फा आपको दे दिया है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में कितना था? 30 डिग्री। तो आपने बोला कि भाई यहाँ से भी तो आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, बट वो म्यू एस होगा, वो म्यू के नहीं होगा, म्यू एस होगा। और 60 डिग्री के एंगल पर क्या होने लगेगा? आपकी बॉडी स्लाइड होने लग जाएगी, तो वहाँ म्यू के की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कई कई जगह हम म्यू एस की वैल्यू मान लेते हैं म्यू के बराबर, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो म्यू के किसके बराबर होगा? चेक कर लेते हैं। tan 30 इज इक्वल्स टू tan 30 इज इक्वल्स टू म्यू एस, है ना। तो आप बोल सकते हो कि म्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3 आ गई। और आप इसी को क्या मान सकते हो? म्यू के भी मान सकते हो, है ना, अगर मान लिया। वैसे तो आंसर ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप म्यू एस के बराबर म्यू के की वैल्यू मान लेते हो तो एक्सेलरेशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 10 ब्रैकेट में √3/2 माइनस म्यू के की वैल्यू 1/√3 निकाल ली है, तो ये हो जाएगा 1/2√3। ठीक है ना, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको एक्सेलरेशन की एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, वैसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, तो चलिए भाई यहाँ पर ये जो छोटा सा टॉपिक था इसे हम करते हैं खत्म, है ना। मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जैसा कि आप जानते हैं। आपको गूगल पर जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com और आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जाके आप उतने ही खुश होंगे जितना कि ये बच्चा खिलखिला रहा है। हम जितना भी कंटेंट यूट्यूब पर आपको देते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वही फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप यहाँ पर जाएंगे, अगर आप मान लीजिए नीट के स्टूडेंट है, आप नीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नीट पर क्लिक करेंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ सारा कंटेंट और जिनने भी पढ़ाया आपको, चाहे वो फाउंडेशन का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे मेरा कंटेंट हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएगा। अगर आपको फिजिक्स पढ़ने का मन है, आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मेरा कंटेंट एक के बाद एक ऑर्गेनाइज तरीके से, प्रॉपर प्लान तरीके से आपको अवेलेबल करा दिया गया है। आप किसी भी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊँगा। ठीक है ना, हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।